Welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video related to the topic cell death, or we can say the programmed cell death, that is apoptosis. So सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेल डेथ की, जो सेल डेथ होती है वो एक रेगुलेटेड प्रोसेस होती है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ताकि जो नीड्स हैं ऑर्गेनिज्म की, लाइक उसकी डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे, तो वो प्रॉपरली हो पाए, और एज के साथ जो सेल्स डेड होनी है वो हो पाए, कोई एबनॉर्मेलिटी ना क्रिएट हो पाए, मतलब ट्यूमर वगैरह ना जनरेट हो पाए। तो ये एक रेगुलेटेड प्रोसेस है फॉर द नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एडल्ट्स में अगर हम बात करें जनरली कि क्यों होती हैं, जो सेल डेथ क्यों होती है या एपोप्टोसिस क्यों होती है, तो जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। प्रोग्राम इसलिए क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से ये कंडक्ट कराई जाती है एपोप्टोसिस। ये बैलेंस करती है सेल प्रोलिफ्रेशन को और कांस्टेंट सेल नंबर को मेंटेन करती है किसी भी टिश्यू के अंदर। अगर वो कांस्टेंट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें ट्यूमर या कैंसर जनरेट हो सकती है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है, या टॉक्सिक केमिकल्स के अगेंस्ट अगर एक्सपोजर हो जाता है हमारी सेल्स का, तब भी क्या होता है, सेल डेथ होती है। सेल इंजरी होने के केस में, कोई सेलुलर मेटाबॉलिज्म अगर चेंज हो रहा है, इम्यून सिस्टम अटैक करेगा। सेलुलर मेटाबॉलिज्म कब चेंज होगा कि भाई सेल एबनॉर्मल हो गई, तो इम्यून सिस्टम उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो वो ये सब मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सेल डेथ होती है। अदर मैकेनिज्म्स की बात करें या अदर रीजंस की बात करें जिसकी वजह से प्रोग्राम सेल डेथ होती है, तो वही कि सेल प्रोलिफ्रेशन को मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल 5 × 10⁻11 ब्लड सेल्स एलिमिनेट होती हैं डेली बेसिस पे ह्यूमन की बॉडी से, और वो सब एपोप्टोसिस के थ्रू होती हैं। इसका मतलब क्या है कि हम हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म है वो रेगुलेट कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन किसका, आरबीसीज का, क्योंकि इतनी सेल्स डेली अगर डेड हो रही हैं तो उनको रिन्यू करना होगा और न्यू सेल्स फॉर्म करनी होंगी। तो जो बैलेंस है वो कहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, बोन मैरो में। वी ऑल नो डेट आरबीसी इज फॉर्म इन बोन मैरो। तो जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो डिफेंस मैकेनिज्म में भी मेजर रोल प्ले करती है। जैसे किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया तो वो क्या करती है, उस जिस सेल को पैथोजन या वायरस से इन्फेक्टेड होगी, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होगी, उसको हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है और उसको किल कर देता है। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी एक्ट करता है। और अगर डीएनए डैमेज हो जाता है किसी सेल के अंदर, डीएनए डैमेज है, तो उस सेल्स को हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो किल कर देता है प्रोग्राम सेल डेथ के मैकेनिज्म के थ्रू। और कोई म्यूटेशन आ जाए उस केस में, बट कई बार अनवांटेड सेल्स को रिमूव करने में भी एपोप्टोसिस एक मेजर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लार्वा टिश्यू में देखें एम्फीबियंस के या इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे, तो वहाँ पे एलिमिनेशन होता है कुछ टिश्यूज़ का डिजिट के बीच में, फिंगर्स में, टोइज में, टेल्स में होता है टोएडपोल के केस में। तो वो सब किसकी वजह से होता है, एपोप्टोसिस की वजह से होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी डेवलप किसकी वजह से होता है, एपोप्टोसिस की वजह से। न्यूरॉन्स अगर एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाती है, मान लो अप टू 50% जो डेवलपिंग न्यूरॉन्स होती हैं वो प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू क्या की जाती है, डिस्कार्ड की जाती हैं। और जो सर्वाइव कर जाती है उनको सिलेक्ट किया जाता है, करेक्ट कनेक्शन बनाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है, न्यूरो जेनेसिस बेसिकली प्रॉपरली कंडक्ट होती है न्यू बॉर्न बेबीज़ में। पे कैसे न्यूरॉन सर्वाइव कर पाती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं वो यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स को सिक्रेट करती हैं, जो सिग्नल देते हैं कि इस सेल को किल नहीं करना, और वो सेल सर्वाइवल का सिग्नल देती हैं और ब्लॉक कर देती है जो हमारा प्रोग्राम सेल डेथ वाला मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक कर देती है। तो अब हम देखें सेल टाइप्स को बेसिकली, तो सेल टाइप जो डेथ है उसके जो दो टाइप्स हैं, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस। ऑटोफेजी भी आता है जिसमें सेल इनगल्फ कर लेती है, ईटिंग, सेल ईटिंग जिसको हम बोलते हैं। एपोप्टोसिस जिसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये 3 केसेस में होती है। एक तो एम्ब्रोजेनेसिस में होगी, जैसे मैंने बात की ह्यूमन के केस में जब डिजिट फॉर्म हो रखे होते हैं, तो जो डिजिट के बीच में जो वेब फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो एपोप्टोसिस के थ्रू किल की जाती है। मेटामॉर्फोसिस में जैसे टैडपोल में, टेल के केस में, और इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में
बहुत सारी सेल्स जो हैं प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू किल की जाती हैं। और एजिंग प्रोसेस के थ्रू जैसे लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, वो डेड होती जाती हैं। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में अगर एक्यूमुलेट होगी तो वो ट्यूमर जनरेट कर सकती हैं। तो विद एज एक बहुत ही लार्ज नंबर जो लिम्फोसाइट्स का है वो प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू किल किया जाता है। इम्यून रिएक्शन फॉर एग्जांपल पैथोजन अटैक हो गया तो सेल को किल किया जाता है। डिजीज़ है जैसे डीजनरेटिव डिजीज़ जैसे अल्जाइमर डिजीज़ होती है, हंटिंगटन्स डिजीज़ होती है या पार्किंसन डिजीज़ होती है। इस केस में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो उनकी डेथ होती है प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू। कोई टॉक्सिन्स हो गया लाइक बैक्टीरियल टॉक्सिन है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक टॉक्सिन सिक्रेट करता है जिस भी सेल को वो अटैक करता है, जिसकी वजह से उस सेल जो है वो एपेप्टोसिस की प्रोसेस से गुजरती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि भी एक टॉक्सिन अटैक हुआ है। फिर नेक्रेक्सिस की बात करें तो ये नॉन एपोप्टोटिक इवेंट है, मतलब अगर कोई इंजरी हो जाती है उस टाइम पे इंजरी की वजह से जो सेल डेथ होता है उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये बेसिकली डिग्रेडिव प्रोसेस होती है। ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है क्योंकि ये सेल इंजरी की वजह से हो रही है और सेल डेथ के बाद होती है ये, मतलब तो प्रोग्राम्ड है, हमारी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म एक्ट करेंगे बट ये इंजरी की वजह से हो रही है। ये जो नेक्रोसिस है ये एक प्रोसेस को जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं ओन्कोसिस। कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं एपोप्टेटिक इवेंट। मतलब जब सेल डेथ होती है तो कुछ सेल के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज आते हैं जिसको हम बोलते हैं कि भाई जो सेल है वो अंडरगो हो रही है या फिर वो जा रही है किससे, एपोप्टोटिक इवेंट से गुजर रही है, उसको बोलते हैं हम एपोप्टोटिक इवेंट्स। तो यही है कि जब एपोप्टोसिस होती है उस टाइम पे जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो गया मतलब वो वाटर मोलिक्यूल्स को लॉस करके वाटर मोलिक्यूल्स का वो कंडेंस हो जाता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है। न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेड हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाती है और ब्रेक डाउन हो जाती है छोटी छोटी बॉडीज़ में, जिसको हम एपोप्टोटिक बॉडीज़ बोलते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है और हम बोले तो एपोप्टोटिक इवेंट्स हैं जो सेल प्रोग्राम सेल डेथ के टाइम पे होते हैं। अब जो ये एपोप्टोसिस वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पेड़ से पत्तों का गिरना या फिर फ्लावर से पेटल्स का गिरना। ये एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया गया वर्ड है ताकि हम नेक्रोसिस जो कि इंजरी से होने वाली सेल डेथ है उससे हम प्रोग्राम सेल डेथ जो कि बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट की जाती है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ तो वो है कि हमारा नेगेटिव चार्ज जो फोस्फेटिडाइलसीरीन होता है जो कि एक फोस्फोग्लिसराइड है, वो साइटोप्लाज्मिक साइड पे प्रेजेंट होता है नॉर्मली। बट जब प्रोग्राम सेल डेथ हो रही होती है या अपोप्टोसिस हो रही होती है उस टाइम पे वो कहाँ पे आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाता है, मतलब कि वो सेल सरफेस पे आ जाता है या फिर बोलें तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके टुवार्ड्स वो लाई कर जाता है, तो जो कि एक मार्कर की तरह एक्ट करता है फॉर एपोप्टोसिस। नॉर्मली फोस्फेटिडाइलसीरीन है वो अपीयर होता है एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड अमीनो फोस्फोलिपिड ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज एक एंजाइम या प्रोटीन है जो ट्रांसलोकेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्रोस या फिर बोले फोस्फोटिड जो हमारी फोस्फोडाइलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अलोंग प्रोटीन्स को, फोस्फोग्लिसराइड को, इनको क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर अलाइन करने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ट्रांसलोकेज। तो जो ट्रांसलोकेज होता है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से फोस्फेटिडाइल सीरीन कहाँ पे लाई कर जाता है, सेल सरफेस पे लाई कर जाता है और यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाता है किसका, कैल्शियम डिपेंडेंट स्क्रैम्बलेज का, ठीक है। ये भी एक ट्रांसलोकेज एंजाइम होता है। जो एपोप्टोटिक सेल्स होती है वो अपने कंटेंट कभी भी सराउंडिंग इंटरस्टिशियल टिश्यू क्या होता है जो बीच में स्पेस लाई करता है उसमें कभी भी रिलीज नहीं करती, क्योंकि जैसे ही वो एपोप्टोटिक बॉडीज में ब्रेक डाउन होती है वैसे ही मोनोसाइट्स जो हमारी फेगोसाइटिक सेल है वो उनको फेगोसाइटोज कर लेती है, मतलब सेल ईटिंग कर लेती है, जिसकी वजह से वो सारे जो भी हमारी डेब्रीज होती हैं उसको क्लियर कर देती है। इसी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करती, पर जो नेक्रोसिस होती है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में आते हैं हमारी स्वेलिंग है, हमारी वहाँ पे
जैसे हमारी स्वेलिंग है, रेडनेस है, और इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, फीवर वगैरह जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में आते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे हिस्टामिन हमारा सीक्रेट होता है, वो सब हमारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जब भी एपोप्टोटिक बॉडीज़ यहाँ पे बनती हैं, तभी वो फेगोसाइटोज कर ली जाती हैं, तो कोई आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होती। बट नेक्रोसिस एक इंजरी की वजह से होने वाली प्रोसेस है, इस वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर एपोप्टोसिस के मोलिकुलर मैकेनिज्म की बात करें कि एपोप्टोसिस, जैसे कि मैंने बोला, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म है मीन्स बहुत सारे मैकेनिज्म और पाथवेज इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इसके मोलिकुलर मैकेनिज्म को समझने के लिए रॉबर्ट हॉर्टविज ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने इनिशियली 3 जीन आइडेंटिफाई किए थे जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने में और एग्जीक्यूट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे नीमाटोड को स्टडी किया था। ठीक है, सी एलिगेंस जिसमें आते हैं नीमाटोड्स। तो जब नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही थी नीमाटोड में, तो क्या हो रहा था, अबाउट 131 सोमेटिक सेल्स आउट ऑफ 1019 सेल्स एलिमिनेट कर दी गई थी। किसके थ्रू? प्रोग्राम्ड सेल डेथ के थ्रू। ठीक है, और जिसकी वजह से 959 सोमेटिक सेल्स ही येल्ड हो पाई, किसमें? एडल्ट फॉर्म में। और जो डेथ हो रही थी इन सेल्स की, वो स्पेसिफिक थी। क्या थी? स्पेसिफिक सेल डेथ हो रही थी। मतलब जब भी एम्ब्रियो डेवलप होती है निमाटोड में, तो सेम सेल्स क्या करती हैं? डेड होती हैं, और सेम सेल सर्वाइव होती है। मतलब बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस चलती है। बेस्ड ऑन दिस डेवलपमेंटल स्पेसिफिसिटी, जो रॉबर्ट हॉर्टविज थे, उन्होंने जेनेटिक एनालिसिस किया, किसका? सी एलिगेंस का, कि कैसे उनमें सेल डेथ हो रही है। और उन्होंने यहाँ पे 3 जीन्स आइडेंटिफाई किए सी एलिगेंस में, जो रिस्पॉन्सिबल थे स्पेसिफिक सेल डेथ मैकेनिज्म के लिए। तो सी एलिगेंस में ये CD3, CAD3 और CAD4 जीन्स हैं जो सेल डेथ करते हैं। जीन CAD9 जो है वो इनहिबिट करता है CAD4 को। अब हमें पता है CAD4 जो है वो सेल डेथ करता है, पर CAD9 उसको रेगुलेट कर रहा है, मीन्स उसको इनहिबिट कर रहा है। अगर वो उसको इनहिबिट कर देगा तो सेल डेथ नहीं होगी, सेल सर्वाइव कर जाएगी। जो CAD4 है वो यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है किसको? CAD3 को। तो ये कैसे है? CAD जो 9 है वो इनहिबिट करेगा CAD4 को, और CAD4 किसको एक्टिवेट कर रहा है? CAD3 को। इट मीन्स अगर ये यहाँ पे नॉन फंक्शनल है तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस हमारी नॉर्मली चलेगी। बट अगर ये इनहिबिट कर दे CAD4 को, तो CAD3 भी एक्टिवेट नहीं होगा और एपोप्टोसिस नहीं होगी। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें लेमिन प्रोटीन्स होते हैं, तो लेमिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ प्रोटीएजेज एंजाइम चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मोलिकुलर क्लोनिंग और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की गई उन जीन्स की, जैसे CAD3 हमें यहाँ पे पता था कि मेन जीन है सी एलिगेंस के केस में, जो मेजर रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस के टाइम पे। तो जब उसकी मोलिकुलर क्लोनिंग और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग की गई, तो ये पता चला कि ये इनकोड करता है एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीएज को। ठीक है, जिसके बाद ये आइडेंटिफाई किया गया कि प्रोटीएजेस मेजर रोल प्ले करते हैं एपोप्टोसिस के मोलिकुलर मैकेनिज्म में। इसीलिए उनको फर्दर कैस्पेसिस नाम दिया गया, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशनर होते हैं एपोप्टोसिस की प्रोसेस के टाइम पे। तो जो यहाँ पे CAD3 होता है, जीन CAD3, वो एक प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप होता है किसी भी फैमिली से, जब हम किसी एक पर्टिकुलर जीन को या किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट को लेते हैं, तो वो उस पूरी फैमिली को डिफाइन कर रहा हो और सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया हो। तो ऐसे ही यहाँ पे जो CAD3 है वो एक प्रोटोटाइप है कैस्पेस फैमिली का, मोर देन ए डजन प्रोटीएजेस फैमिली का। ठीक है,
जिसको यहाँ पे कैस्पेज नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया इसको कैस्पेज? क्योंकि ये क्लीव करता है बिकॉज दे हैव सिस्टीन रेजिड्यू। एक तो उनकी एक्टिव जो साइट होती है, मतलब जो भी कैस्पेज होते हैं उनकी एक्टिव साइट पे सिस्टीन रेजिड्यू होता है, सी रेजिड्यू होता है उनकी एक्टिव साइट पे, और वो क्लीव करते हैं लेमिन प्रोटीन्स को। लेमिन प्रोटीन जो हमारी न्यूक्लियर लेमिना में प्रेजेंट होते हैं, बट वो जब क्लीव करते हैं लेमिन को तो वो एस्पार्टिक एसिड जो प्रेजेंट होता है लेमिन में, उसके बाद से वो क्या करते हैं, क्लीव करते हैं अपने किसी भी सबस्ट्रेट प्रोटीन को। ये उनकी क्या है, फीचर्स हैं। जो कैस्पेज है वो अल्टीमेट इफेक्टर है और हम इसको एग्जीक्यूशनर बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ का। इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं अबाउट 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल टारगेट प्रोटीन्स को। जो की टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ कि क्या की टारगेट्स होते हैं कैस्पेज के, तो कैस्पेज के की टारगेट्स होते हैं डीएनएज। कैस जो टारगेट है कैस्पेज का वो क्या होता है, इनहिबिटर ऑफ डीएनएज। ठीक है, इनहिबिटर ऑफ डीएनएज क्या होता है, डीएनएज हमारे डीएनए को क्या करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं। बट डीएनएज को इनहिबिट करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनको कौन टारगेट करता है, कैस्पेज टारगेट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से डीएनएज क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और डीएनए को फ्रेगमेंट कर देंगे या फिर डीएनए की फ्रेगमेंटेशन कर देंगे, जो कि एक इवेंट है एपोप्टोसिस के टाइम पे। कैस्पेज का दूसरा टारगेट जो मैंने बात की अभी, न्यूक्लियर लेमिन प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर लेमिना फ्रेगमेंटेड हो जाती है, और साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से साइटोस्केलेटल एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो सेल्स को एडहेर करके रखते हैं, उसको स्टेबलाइज करके रखते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होती है और सेल फ्रेगमेंटेड होकर एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म कर देती है। अब मैं आगे फर्दर अगर बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कैस्पेसेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैस्पेस जो क्या है, एक प्रोटीएज एंजाइम। तो ये दो बेस पे क्लासीफाई किए जाते हैं, बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी और रोल भी कह सकते हैं और एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट होता है कि एपोप्टोसिस करने वाले कैस्पेज, इसमें आते हैं कैस्पेज 2, 3, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये मैं मैमल्स में बात कर रही हूँ। मैमल्स के केस में जो कैस्पेज हैं वो यहाँ पे क्लासीफाई किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी एंड रोल में भी इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट जो एपोप्टोसिस को कोज करते हैं लाइक कैस्पेज 2, 3, 6, 7, 8 एंड 9। सेकेंड जो यहाँ पे आते हैं वो होते हैं जो इन्फ्लेमेशन जनरेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसमें आते हैं कैस्पेज 1, 4, 5, 11 एंड 12। तो ये जो कैस्पेज हैं ये बेसिकली किस में पाए जाते हैं, मैमल्स के केस में। ये था फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्टिविटी। सेकंड जो बात करूँ मैं क्लासिफिकेशन की, तो वो होता है मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि किस तरह से वो एक्टिवेट होते हैं और क्या उनका फंक्शन है, कैसे वो एक्ट करते हैं बेसिकली। तो इसमें भी फर्दर आगे उनको हम दो क्लासेस में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। एक होता है इनिशिएटर कैस्पेस जो एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, इसमें आते हैं कैस्पेस 2, 8, 9 एंड 10। सेकेंड होता है एग्जीक्यूशनर कैस्पेस, इसमें आते हैं कैस्पेस 3, 6 एंड 7 कैस्पेस। अब अगर मैं बात करूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि वो कैसे मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे एक्टिवेट होते हैं, कौन कैस्पेजेस क्या है, बेसिकली प्रोटीएजेस हैं जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे, न्यूक्लियर लेमिन प्रोटीन को, डीएनएज इनहिबिटर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और एपोप्टोसिस कॉज करेंगे। तो यहाँ पे जो उनका बेसिक मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है, जो कैस्पेज होते हैं वो सबसे पहले इनएक्टिव फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैस्पेज। प्रोकैस्पेज क्या है, इनएक्टिव कैस्पेज। जो प्रोकैस्पेज होते हैं वो एक्टिवेट किए जाते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू, मतलब कोई प्रोटीन है उनका कुछ प्रोटीन पार्ट क्लीव कर देगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक्टिव कैस्पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे सी एलिगेंस में अगर हम बात करें, सी एलिगेंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो सी एलिगेंस में जो CAD4 होता है वो एक्टिवेट करता है CAD3 को। तो वो CAD3 को कैसे एक्टिवेट करता है, प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के
थ्रू। अगर मैं मैमल्स की बात करूँ, मैमल्स में तो जो कैड 4 होता है उसका होमोलॉग होता है एपाफ फर्स्ट, ठीक है। वो प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है यहाँ पे, सी कैड, जैसे कैड 4 कैड 3 को एक्टिवेट करता है, ऐसे ही एपाफ 1 जो है वो भी फर्दर क्या करता है, कैस्पेस एक्टिवेशन करता है, कैस्पेस का एक्टिवेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैस्पेस एक्टिवेशन है वो किसका होगा, कैस्पेस 9 का होगा, कैस्पेस 9 का, क्योंकि कैस्पेस 9 यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बात की इनिशिएटर कैस्पेस होते हैं और एग्जीक्यूशनर कैस्पेस होते हैं। तो इनिशिएटर कैस्पेस में आते हैं कैस्पेस 2, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे जो कैस्पेस 9 है वो क्या है, यहाँ पे इनिशिएटर कैस्पेस, इस इनिशिएटर कैस्पेस को एक्टिवेट कौन कर रहा है यहाँ पे, एपाफ, एपाफ 1, जो किस में है, मैमल्स में है, ठीक है। ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करता है। कैस्पेस 9 इज एक्टिवेटेड बाय एपाफ 1, जो कि क्या है, कैड 4 का होमोलॉग है, और कैड 4 किस में प्रेजेंट होता है, सी एलिगेंस में, बट जो एपाफ 1 होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, मैमल्स के केस में। तो जो कैस्पेस 9 है वो बाउंड कर लिया जाता है एपाफ 1 के थ्रू एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एपोप्टोसोम। और इस एपोप्टोसोम की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है किसकी, साइटोक्रोम सी की, जो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होता है मैमल्स के केस में, कैस्पेस 9 जो इनिशिएटर कैस्पेस है उसको एक्टिव होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है, साइटोक्रोम सी, और एपाफ 1 चाहिए होता है। साइटोक्रोम सी किससे आता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। एपाफ 1 क्या होता है हमारा, ये हमारा कैड 4 जो किसी एलिगेंस में प्रेजेंट होता है उसका होमोलॉग होता है, और ये सब मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बाइंड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसोम बोलते हैं। फिर फर्दर कैस्पेस 9 जो होता है यहाँ पे, कैस्पेस 9 जो कैस्पेस 9 होता है वो एक्टिवेट करता है कैस्पेस 3 को एंड कैस्पेस 7 को। जैसे मैंने बात की थी एग्जीक्यूशनर कैस्पेस की, एग्जीक्यूशनर जो कैस्पेस होते हैं उसमें कौन कौन से कैस्पेस थे, 3, 6 एंड 7। तो यहाँ पे 3 एंड 7 इनिशिएटर कैस्पेस के थ्रू फर्दर एक्टिवेट किए जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्लीवेज हो जाता है किसका, न्यूक्लियर लेमिन्स का, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स का, डीएनए इनहिबिटर का, जिसकी वजह से हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, हमारा डीएनए फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, और हमारे साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स डिस्कार्ड हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, जिसके बाद एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म होंगे और सेल डेथ हो जाएगी। लेट्स क्विकली रिकॉल दिस मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होता है, कैस्पेस 9 होता है जो कि एक इनिशिएटर कैस्पेस है, उसको एक्टिवेट करने के लिए एपाफ 1 जो कि कैड 4 का होमोलॉग है, ठीक है। कैड 4 किस में प्रेजेंट था, सी एलिगेंस में, बट अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मैमल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एपाफ 1 साइटोक्रोम सी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से आया, दोनों मिलके एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और कैस्पेस 9 से बाइंड हो जाते हैं, जो कि इनिशिएटर कैस्पेस है। इसकी वजह से कैस्पेस 9 में प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। इस फर्दर फिर ये प्रो कैस्पेस 3 जो कैस्पेस 3 है वो यहाँ पे एग्जीक्यूशनर कैस्पेस है, उसको एक्टिवेट करेगा क्या, ये एपोप्टोसोम। एपोप्टोसोम जो मल्टी डोमेन स्ट्रक्चर है वो प्रो कैस्पेस 3 को एक्टिव कैस्पेस 3 में कन्वर्ट करेगा, जिसके बाद इफेक्टर कैस्पेस जनरेट होंगे और यहाँ पे एपोप्टोसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। करते हैं एपोप्टोसिस के रेगुलेटर्स की। BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन्स होते हैं, जीन होते हैं, वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं एपोप्टोसिस को। अगर मैं बात करूँ सी एलिगेंस की, सी एलिगेंस में कैड 9 जो था वो आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि एक रेगुलेटर था निमाटोड्स, और सी एलिगेंस के केस में किसका, सेल डेथ का या फिर एपोप्टोसिस का रेगुलेटर था। उसी के होमोलॉग या क्लोजली रिलेटेड मैमेलियन जीन आइडेंटिफाई किया गया, जिसको हम बोलते हैं BCL2 फैमिली से रिलेटेड जीन्स या फिर BCL2 जीन। ये आइडेंटिफाई किया गया था 1985 में। इसको एज ए ओन्कोजीन आइडेंटिफाई किया गया था, जो क्या करता है, जो फर्दर डेवलप करता है ह्यूमन बी सेल लिम्फोमा, जो कि कैंसर एक फॉर्म है बी लिम्फोसाइट्स की में कैंसर्स को जनरेट करता है। ह्यूमन बी सेल लिम्फोमास को जनरेट करता है BCL2।
अगर मैं और ओन्कोजीन प्रोटीन की बात करूँ तो वो होता है रास। रास भी हमारा क्या है, ओन्कोजीन प्रोटीन है, जो आगे फर्दर मॉडिफाई होके कैंसर को कॉज करते हैं, उनको हम ओन्कोजीन बोलते हैं। तो यहाँ पे ओन्कोजीन प्रोटीन होता है रास। बट जो रास होता है वो सेल प्रोलिफ्रेशन में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड होती हैं और क्या हो जाता है, कैंसरस मतलब फॉर्म कर लेते हैं, मतलब कैंसरस हो जाती हैं वो। बट BCL2 जो है वो क्या करता है, यहाँ पे एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल डेथ नहीं हो पाती और सेल सर्वाइव करती हैं और वो पाइल अप होती जाती हैं और ट्यूमर जनरेट कर देती हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो CAD9 है वो तो C एलिगेंस में, और जो BCL2 है वो मैमल्स में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, एपोप्टोसिस को। मैमल्स कोड करते हैं 20 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स को, जो रिलेट करते हैं और लाई करते हैं BCL2 फैमिली में, जिसकी वजह से जो BCL2 है प्रोटीन्स हैं उनको 2 फैमिली में फर्दर क्लासीफाई किया गया है। एक होता है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन फैमिली और एक होता है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन फैमिली। जो यहाँ पे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन फैमिली होती है ये मल्टी डोमेन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, इट मीन्स कि ये इनहिबिट करेंगे किसको, एपोप्टोसिस को। इसका एग्जाम्पल है BCL2 और BCLXL, ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें 4 BCL2 होमोलोगस डोमेन होते हैं, जैसे BH1, BH2, BH3 एंड BH4। ये 4 जो हैं BCL2 होमोलॉजी डोमेन है, ठीक है। और जो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन फैमिलीज हैं उसको फर्दर 2 फैमिलीज में क्लासीफाई किया गया है। एक होती है BH123 प्रोटीन, BH123 प्रोटीन, इसको बोलते हैं मल्टी डोमेन प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन फैमिली। इसमें आते हैं हमारे बैक्स एंड बैक प्रो एपोप्टोटिक मल्टी डोमेन फैमिली। इसमें हमारे 3 डोमेन हैं, BH1, BH2 एंड BH3। सेकेंड 2 फैमिली में से एक हो गई हमारी BH123 प्रोटीन मल्टी डोमेन फैमिली। सेकेंड है हमारी इसमें BH3 ओनली प्रोटीन फैमिली, जिसमें आता है हमारा एक होमोलोग, किसका, BCL2 होमोलोग डोमेन जो होता है वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम प्रो एपोप्टोटिक BH3 ओनली फैमिली बोलते हैं। इसमें आते हैं हमारे बिड, बैड, नोक्सा, प्यूमा एंड बिम, ये सब आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु डिटरमाइन द फेथ ऑफ सेल लाइफ और डेथ। तो कौन डिटरमाइन करता है, बैलेंस एक्टिविटी किसके बीच में, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स के बीच में और एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली प्रोटीन्स के बीच में। इन दोनों फैमिलीज के प्रोटीन जो है इनके बीच में जब बैलेंस रहता है वही डिफाइन करता है कि सेल जो है वो सर्वाइव करेगी या सेल क्या करेगी, डाई करेगी। यहाँ पे जो मल्टी डोमेन प्रोटीन जो होते हैं BH123 प्रोटीन फैमिली के, जिसमें आते हैं हमारे बैक्स और बैक, ये डायरेक्टली इंड्यूस करते हैं किसको, एपोप्टोसिस को डायरेक्टली इंड्यूस करेंगे। डाउनस्ट्रीम इफेक्टर्स प्रोटीन्स को ये जनरेट करेंगे जो फर्दर इनहिबिट करता है BCL2 एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को। इट मीन्स कि जो हमारे ये प्रोटीन्स हैं ये एपोप्टोसिस को कोड करेंगे और ये कुछ इफेक्टर प्रोटीन्स जनरेट करेंगे जो फर्दर एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से जो एपोप्टोसिस है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं, तो वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस हमारी स्मूथली और नॉर्मली
ओक्योर हो पाएगी। और जो BH3 ओनली फैमिली जो प्रोटीन है, BH3 ओनली फैमिली प्रोटीन, जिसको हम प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बोलते हैं, वो अपस्ट्रीम मेंबर होते हैं इस कैस्केड इवेंट के, जो इन सिग्नलिंग को, इस मैकेनिज्म को जो एपोप्टोसिस कंडक्ट करता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि जो प्रो एपोप्टोटिक BH3 ओनली जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट किए जाते हैं, ठीक है, मतलब रेगुलेट किए जाते हैं सिग्नल्स के थ्रू। कौन से सिग्नल? वो सिग्नल्स जो इंड्यूस करते हैं, किसको इंड्यूस करते हैं? सेल डेथ को इंड्यूस करते हैं। जैसे कि DNA डैमेज, वो क्या करता है? सेल डेथ को इंड्यूस करेगा। सेल सर्वाइवल सिग्नल क्या होते हैं? ग्रोथ फैक्टर जब सेल सिक्रेट करती है, इट मीन सेल को सर्वाइव करना है। DNA डैमेज हो गया तो इट मीन सेल को डाई करना है, मतलब सेल को की डेथ होनी है। तो क्या होता है जब ये BH3 फैमिली प्रोटीन एक्टिवेटेड होते हैं तो ये एंटागोनिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, किसके अगेंस्ट? एंटी एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन्स है, लाइक BCL2 और BCLXL, इनके अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं और एक्टिवेट करते हैं मल्टी डोमेन। ये जो प्रोटीन्स हैं इनको वो एक्टिवेट कर देते हैं एंड बैलेंस फॉर्म करते हैं इन फेवर ऑफ कैस्पेस एक्टिवेशन एंड सेल डेथ। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मल सेल में जो BH3 ओनली प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, बट जब सेल डेथ सिग्नल आएंगे, सेल डेथ सिग्नल लाइक म्यूटेशन हो गई, DNA डैमेज हो गया, या हमारा DNA एक्टिवेट होकर हमारा DNA फ्रेगमेंट हो गया, या फिर हमारा क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो गया, ये सेल डेथ जब सिग्नल आएंगे तो ये एक्टिवेट कर देंगे BH3 ओनली प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को। जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो ये क्या करता है? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को तो ये क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रोटीन आएंगे? BCL2 एंड BCLXL, तो इनको तो ये इनहिबिट कर देगा, बट एक्टिवेट कर देगा मल्टी डोमेन प्रोटीन को, जिसमें हमारे क्या आते हैं? BEX एंड BAC आते हैं, ठीक है, जो फर्दर क्या करेंगे? एपोप्टोसिस को कंडक्ट करवाएंगे। बात की कि जो BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन्स होते हैं वो रेगुलेटरी इफेक्ट शो करते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंडक्ट करवाते हैं एपोप्टोसिस के टाइम पे। तो अब समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पाथवे कैसे कंडक्ट करवाया जाता है BCL2 फैमिली के थ्रू। जो BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स होते हैं किसमें? मेमेलियन सेल्स में। मेमेलियन सेल्स में वो क्या करते हैं? वो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं प्रोग्राम सेल डेथ को कंडक्ट करवाने में। जब वो एक्टिवेट होते हैं और तो हमारा जो BEX और BAC है वो फॉर्म होता है, और BEX और BAC जो होते हैं वो क्या करते हैं? ओलिगोमर्स फॉर्म कर देते हैं, ओलिगोमर्स। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ओलिगोमर्स फॉर्म किए हैं कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? MOMP परमिएबलाइजेशन होती है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से पोर्स फॉर्म होते हैं, पोर्स ओपन होते हैं, और जो साइटोक्रोम C है यहाँ पे, वो यहाँ पे स्मैक और डायब्लो के साथ साथ क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। वैसे तो जनरली साइटोक्रोम C जो है वो इनर मेम्ब्रेन वाली साइड में लाई करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बट जब BEX एंड BAC ओलिगोमर फॉर्म करते हैं तो वो यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें रिलीज कर देते हैं, किसको? साइटोक्रोम C को। अब हमें पता है कि एपोप्टोसोम साइटोक्रोम C, EPAF1 और कैस्पेस 9 के थ्रू फॉर्म किया जाता है। जब साइटोक्रोम C रिलीज हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से तो एपोप्टोसोम यहाँ पे मल्टी डोमेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे आगे फर्दर कैस्पेस प्रोटीन है, लाइक प्रो कैस्पेस 3 है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा कैस्पेस 3 की, और प्रोग्राम सेल डेथ कंडक्ट कराएगा। यहाँ पे कुछ इनहिबिटर प्रोटीन्स भी एक्ट करते हैं, जिसको हम IAP बोलते हैं। IAP स्टैंड फॉर इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किए गए थे इंसेक्ट सेल में, उन इंसेक्ट सेल में जो वायरस के थ्रू इन्फेक्ट की गई थी, और वो वायरस था हमारा बैक्यूलो वायरस
इट मीन्स कि जो बैक्यूलोवायरस है वो कंसिस्ट करता है IAP repeat domains, that why we call it BIR, baculovirus inhibitors of apoptosis repeat domain, BIR। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? उस इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं जो इंसेक्ट यहाँ पे बैक्यूलोवायरस के थ्रू इन्फेक्ट किया जाएगा। तो ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं किसको? एपोप्टोसोम को, जिसकी वजह से फर्दर हमारा जो कैस्पेस 3 है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाता और प्रोग्राम सेल डेथ यहाँ पे क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाते हैं। जो IAPs होते हैं, मतलब जो इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो मैमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और वो ड्रोसोफिला में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट वो C एलिगेंस में अब्सेंट होते हैं। अब मान लो मैमल्स में या फिर ड्रोसोफिला में IAP प्रेजेंट है, इट मीन्स अगर बैक्यूलोवायरस से सेल इन्फेक्ट हो गई तो सेल डेथ होगी ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं लाइक OMI एंड HTR2 जो फर्दर इनहिबिट करते हैं इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस प्रोटीन को, डेट इज़ IAPs को, जिसकी वजह से ये जो एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म है ये नॉर्मली कंडक्ट होता है और सेल डेथ जो है वो नेचुरली हो पाती है। नेक्स्ट है सिग्नलिंग पाथवे जो रेगुलेट करते हैं एपोप्टोसिस को, एंड PIK3 काइनेज पाथवे जो सेल सर्वाइवल में मेजर रोल प्ले करते हैं। देखो, जो सेल डेथ होती है और जो सेल सर्वाइवल होता है, उन दोनों को जो कंडक्ट करवाएंगे, कौन कंडक्ट करवाएंगे? सिग्नलिंग पाथवे। तो ये जो सिग्नलिंग पाथवे हैं ये दोनों ही क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब ये दोनों ही कन्वर्ज हो जाते हैं किस पे आके? BH3 ओनली प्रो एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली प्रोटीन्स पे, क्योंकि जो BH3 ओनली प्रोटीन्स हैं अगर ये एक्टिव हो जाता है तो ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव तभी होगा जब DNA डैमेज होगा। DNA डैमेज होगा, म्यूटेशन होगी या कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जैसे वायरस के थ्रू कोई पर्टिकुलर सेल एक्टिव इन्फेक्ट कर दी जाएगी, उस टाइम पे BH3 ओनली प्रोटीन एक्टिव होंगे। अगर ये एक्टिव हो गए तो सेल डेथ हो जाएगी। अगर ये इनएक्टिव रहे, इनएक्टिव कब रहेंगे? जब ग्रोथ फैक्टर सेल सिक्रेट करेगी तो BH3 ओनली प्रोटीन को सिग्नल मिलेगा कि एक्टिवेट मत हो। तो BH3 ओनली प्रोटीन क्या करेंगे? सेल सर्वाइवल वाले पाथवे को एक्टिवेट कराएंगे और सेल सर्वाइव कर जाएगी। तो ये इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है। तो क्या होता है जब सेल डेथ होती है? दो केस में होती है। जैसे DNA डैमेज हो गया सेल साइकिल के टाइम पे, मतलब माइटोसिस चल रहा है उस टाइम पे DNA डैमेज हो गया तो दो चीज़ें होंगी, या तो सेल डेथ होगा या फिर क्या होगा? सेल रिपेयरिंग होगी। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेल डेथ मैकेनिज्म को। तो क्या होता है जब हमारा DNA डैमेज होता है या फॉस्फोरिलेशन होता है उस टाइम पे ATM एंड CHK2 ये प्रोटीन काइनेजेस हैं, ये एक्टिवेट होते हैं जो एज ए चेक पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं। ये फर्दर एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर P53 को। P53 एक्टिवेट करता है CDK इनहिबिटर P21 को और इनहिबिट करता है CDK1 एंड साइक्लिन को या फिर CDK2 और साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस को, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है? जो सेल साइकिल है उसका प्रोग्रेशन हाल्ट हो जाता है, मतलब वो वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हो पाता है? अब जब सेल साइकिल प्रोग्रेशन तो रुक गया, मतलब सेल साइकिल वहीं पे रुक गई जहाँ पे थी, जहाँ पे वो जोन सी स्टेज में चल रही थी, एनाफेज में मेटाफेज में, जहाँ पे भी चल रही थी उसी स्टेज पे। वैसे तो वो एनाफेज मेटाफेज में जाएगी नहीं, अगर DNA ऑलरेडी डैमेज है तो वो इस फेज से ही आगे नहीं जाएगी, तो वहीं पे वो सेल साइकिल हाल्ट हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे BH3 प्रो एपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे। इस प्रोटीन्स में के एग्जाम्पल्स हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स के जो सेल साइकिल डेथ के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, वो है नोक्सा एंड प्यूमा। ये दोनों एक्टिवेट होंगे जिसकी वजह से सेल डेथ होगी और एपोप्टोसिस कंडक्ट कराई जाएगी। अब जब सेल डेथ हो जाएगी तो वो प्रो एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म करेगी जो फैगोसाइटोज कर ली जाएगी मोनोसाइट के थ्रू।
अब कुछ सिग्नलिंग पाथवे होते हैं जिसकी जिसकी वजह से प्रोग्राम सेल डेथ होती है, अपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं, बट कुछ सिग्नलिंग पाथवे होते हैं जो सेल सर्वाइवल को क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, मतलब या फिर हम बोले तो प्रमोट करते हैं सेल सर्वाइवल। ये जो सिग्नलिंग पाथवे होते हैं ये कंट्रोल करते हैं फेथ बहुत सारी सेल्स का, या तो वो सर्वाइव करेगी या फिर वो डेड करेगी। तो यहाँ पे जो सिग्नलिंग है वो या तो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या फिर सेल सेल इंटरेक्शन के थ्रू जनरेट किए जाते हैं जो सिग्नल देते हैं कि सेल को सर्वाइव करना है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका न्यूरॉन्स का। 50% न्यूरॉन डाई होती हैं एपोप्टोसिस की वजह से, बट जो न्यूरॉन यहाँ पे सर्वाइव करती हैं उनको यहाँ पे कुछ सर्वाइवल सिग्नल मिलते हैं, और ये सर्वाइवल सिग्नल पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर NFG। ये आके इंड्यूस करवाते हैं सेल और हम बोले थे न्यूरॉन का सर्वाइवल और डिफरेंशिएशन। कैसे इंड्यूस करवाते हैं, बाय एक्टिवेटिंग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो ये क्या करते हैं, जो NGF होते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, ये आके बाइंड कर जाते हैं किससे, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से, जिसके बाद ये फर्दर क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं इंटीग्रेंस के साथ और डिफरेंट कैस्केड ऑफ इवेंट चलाते हैं, जिसके बाद एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाती है और सेल सर्वाइव कर जाती है। तो अगर हम यहाँ पे सर्वाइवल पाथवे की बात करें तो जो मेजर इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रमोट करने के लिए सेल सर्वाइवल को, वो इनिशिएट किया जाता है बाय एन एंजाइम PI3 काइनेज के थ्रू, जो एक्टिवेट किया जाता है बाय आइदर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर और फॉर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू, जो कि हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर्स है। जो PI3 काइनेज होता है ये फॉस्फोरिलेट करता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को P2 को, जिसकी वजह से PIP3 फॉर्म होता है जो एक्टिवेट करता है प्रोटीन सीरिन थ्रेओनिन काइनेज, वो होता है हमारा AKT। AKT then phosphorylate a number of proteins that regulate apoptosis. One key substrate for AKT is the pro-apoptotic BH3 प्रोटीन्स होता है जिसमें हमारा आता है बेड, ठीक है। इसको एक्टिवेट कराता है जो फर्दर क्या करता है, एपोप्टोसिस कोज करता है। Phosphorylation of BAD by AKT create a binding site for 14-3-3 chaperone protein that sequester BAD in an inactive form, जिसकी वजह से BAD क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। सो phosphorylation of BAD by AKT inhibit, ये क्या करती है, इनहिबिट करती है किसको, एपोप्टोसिस को, एंड प्रमोट करती है सेल सर्वाइवल। बेड इज सिमिलरली फोस्फोरिलेटेड बाय प्रोटीन काइनेज ऑफ अदर ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस्ड सिग्नलिंग पाथवे, जैसे रास है, राफ है, रास के थ्रू, राफ के थ्रू, MEK के थ्रू और ER के पाथवे के थ्रू भी फोस्फोरिलेट किया जाता है बेड 14-3-3 चैपरोन प्रोटीन्स में, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है और एपोप्टोसिस हमारी इनहिबिट हो जाती है और सेल क्या कर जाती है, सर्वाइव कर जाती है। सो इट सर्व एज ए कन्वर्जेंट रेगुलेटर ऑफ ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग इन मीडिएटिंग क्या, सेल सर्वाइवल। इसीलिए हम कहते हैं कि जो BH3 प्रोटीन्स हैं वो क्या है, कन्वर्जिंग रेगुलेटर हैं। अदर टारगेट क्या होते हैं AKT के, वो होते हैं फोक्सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एक मेजर रोल प्ले करता है सेल सर्वाइवल में, एंड जो फोस्फोरिलेशन होती है फोक्सो की बाय AKT वो क्रिएट करती है बाइंडिंग साइट फॉर 14-3-3 प्रोटीन्स विच सिक्वेस्टर फोक्सो इन एन इनएक्टिव फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म। इन दी एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग एंड AKT एक्टिविटी, जो फोक्सो होता है वो रिलीज कर दिया जाता है 14-3-3 से, और वो कहाँ पे, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर वो क्या कर दिया जाता है, ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है, जहाँ पे वो प्रो एपोप्टोटिक जीन्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उनके ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करता है। इसमें कौन कौन से जीन आते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स में, आते हैं BH3 ओनली प्रोटीन्स, बीम एट्सेट्रा, ये प्रोटीन्स आते हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन कंडक्ट कराता है फोक्सो, जब वो ट्रांसलोकेट हो जाता है किसमें, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे जो बीम है AKT एंड इट्स डाउन टारगेट, इसका डाउन टारगेट क्या है, GSK3 बीटा, वो भी रेगुलेट करता है
किसको रेगुलेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन किसका, प्रो एपोप्टोटिक जीन का, सॉरी ये एक्टिवेट करता है कुछ ट्रांसक्रिप्शन पर्टिकुलर जीन, जो मैंने यहाँ पे जो बताया कि जो AKT है वो यहाँ पे है, क्या करते हैं, फोस्फोरिलेट करते हैं GSK3 बीटा को, जो कि डाउनस्ट्रीम रेगुलेटरी प्रोटीन्स है। ये भी कुछ पर्टिकुलर जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को कंडक्ट करवाते हैं, बट ये जिन जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाते हैं वो सेल सर्वाइवल में मेजर रोल प्ले करते हैं, सेल सर्वाइवल में मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग P53 and NF-k beta, which may control the expression of IAAP। IAP हमारा क्या था, इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीन्स, एज वेल एज BCL2 फैमिलीज को भी है, उनके एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कराते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल रेगुलेशन है बाय बोथ किसके थ्रू, GSK3 बीटा के थ्रू एंड mTOR पाथवे के थ्रू, वो अफेक्ट करती है सेल सर्वाइवल को, क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी प्रोटीन्स हैं, ये BH3 फैमिली, BCL2 फैमिली एंड सेल सर्वाइवल प्रोटीन्स सबको क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे माइनर सा जो डिफरेंस है या एबनॉर्मेलिटी है वो सेल को सर्वाइवल में लेके जाएगी या फिर सेल डेथ में लेके जाएगी।